हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 5 के एमसीक्यूज। इस एमसीक्यूज में भी हमने वो सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है वो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट हो। ऐसे ही हमने इसका एक रिवीजन बनाया था, उस रिवीजन में भी हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए और आपकी हेल्प के लिए बनाए हैं, जिसको आप लोग करेंगे तो आपका एक पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए एमसीक्यूज में हमने कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले लिखा है एक दंड आलेख में आंकड़ों का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। देखिए यहां दंड आलेख का मतलब क्या होता है। दंड आलेख का मतलब होता है कि दंडों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों का निरूपण करते हैं। तो उसमें क्या होता है, चित्रों के संकेत द्वारा, समान चौड़ाई के दंडों के द्वारा, या दो दंड के चित्रण द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दंड कभी भी आएगा तो उनमें क्या होगा, समान चौड़ाई होगी। समान चौड़ाई मतलब देखो ये जितनी चौड़ाई होगी उतनी ही चौड़ाई इसकी भी होगी और उतनी ही चौड़ाई इसकी भी होगी। आया समझ में। तो ये समान चौड़ाई के जो दंड होते हैं तो यहां दंड आलेख में उनको ही प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, समान चौड़ाई के दंड द्वारा। आगे आते हैं, द्विदंड आलेख किसे कहते हैं। देखिए द्विदंड आलेख का मतलब होता है कि दंडों के द्वारा किसी भी दो चीजों की सूचना देना। दंडों के द्वारा दो चीजों की सूचना देना मतलब मान के चलिए ये आपका एक दंड है और ये दंड आलेख है और इसके पास में एक और आलेख बना हुआ है। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ये 2006 और 2007 की बात है और ये 2007 और 2008 की बात है। तो अगर मैं बात करूं कि मैथ्स में बच्चों की प्रोग्रेस 2006-2007 में कम थी, है ना, या 2006-2007 अगर आप नहीं भी लेते हैं तो आप ऐसा ले सकते हैं, ये 2007 और 2008 और इसको आप ले लीजिए 2008 या 2009, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब दो दंडों की सहायता से मुझे कुछ चीजों को बताना हो, तो जैसे 2007 और 2008 में बच्चों का मैथ्स का प्रोग्रेस क्या था और 2008 और 2009 में बच्चों का प्रोग्रेस क्या था। तो देखो इस प्रोग्रेस मतलब 2008 और 2009 में प्रोग्रेस अच्छी हुई पिछले साल की अपेक्षा। तो यहां पर उन्हीं में से मुझे आंसर करना है कि एक दंड आलेख द्वारा, चित्रों के निरूपण द्वारा या आंकड़ों के दो समूह को एक साथ प्रदर्शन करने वाला, मतलब दर्शाने वाले दंड आलेख को। तो देखो क्या है, आंकड़ों के दो समूह, ये एक ये समूह है, एक ये समूह, एक ये समूह। आंकड़ों के दो समूह को एक साथ किसके द्वारा बताया, एक ही दंड के सहायता से बताया। तो यहां हमारा इसका जो आंसर होगा, आंकड़ों के दो समूह को एक साथ दर्शाने वाले दंड आलेख से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आंकड़े किसे कहते हैं। एकत्रित की गई सूचना, एकत्रित की गई वस्तुएं, चित्रालेख, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो आंकड़े क्या होता है, जाहिर सी बात है एकत्रित की गई सूचना, मतलब हमारा जो भी डाटा होता है उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो आंकड़े क्या होते हैं, एकत्रित की गई सूचना होते हैं। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, यथा प्राप्त आंकड़े किसे कहते हैं। देखिए यथा प्राप्त आंकड़े का मतलब यह होता है ऐसी संख्या जो सिस्टमैटिक ना हो। सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है, या तो वो बढ़ते क्रम में हो या वो घटते क्रम में हो, मतलब या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, किसी भी तरह से व्यवस्थित रूप से जमे होना। तो यहां पे यथा प्राप्त आंकड़े का मतलब क्या होता है, असंगठित आंकड़े, मतलब जो संगठित ना हो तो उनको क्या कहते हैं, यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं, जो संगठित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें संगठित आंकड़े तो हो ही नहीं सकता, है ना, और का और खा वो भी नहीं हो सकता, या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यथा प्राप्त आंकड़े का मतलब ही क्या होता है, जो संगठित ना हो। तो उसका आंसर क्या होगा, असंगठित आंकड़े। आगे आते हैं, किस प्रकार के आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। वर्गीकृत का मतलब हम लोग कहते हैं जिसके अंदर आता है क्लास इंटरवल। आया समझ में। तो देखो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, हाँ ये होगा। इस तरह का आंकड़ा क्या कहलाता है, वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है ना। मतलब कोई भी एक इंटरवल, क्लास इंटरवल जिसको हम कहते हैं, क्लास इंटरवल। तो ठीक है, तो ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो ये क्या कहलाते हैं, क्लास इंटरवल के तौर पे जो आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं उनको हम कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है ना। आगे आते हैं,
एक दिन में बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय वृत्त आलेख नंबर 5 में दिखाया गया है। सोने में व्यतीत किए गए घंटों में त्रिज्या खंड का अनुपातिक भाग क्या होगा। देखिए यहां पर एक बच्चा है जो पूरे 24 घंटे में, पूरे घंटे कितने हैं 24, जिसमें से वो 8 घंटे सो रहा है, 6 घंटे स्कूल में है, 3 घंटे खेल में है, 3 घंटे अन्य काम करता है और 4 घंटे गृह कार्य करता है। मेरे से क्या पूछा है, सोने में व्यतीत किया गया घंटों में, मतलब सोने में जो समय वो बिता रहा है उसको त्रिज्या खंड का अनुपातिक भाग क्या होगा। तो देखो यहां पर घंटे कितने हैं 8 और पूरे दिन कितने हैं 24, तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 1/3। तो मतलब हमने क्या करा, उन घंटों में से, उस पूरे दिन में से हमने उन घंटों को निकाला, तो पूरे सोने में व्यतीत किया गया समय और एक पूरा दिन कितना था 8/24, तो 1/3 आ गया, जो कि ये मेरा आंसर बिल्कुल राइट है। आया समझ में। अगर इसमें मेरे से पूछा जाता खेल में या स्कूल में कितना निकलता है, तो 6/24 हो जाता, तो ये 6/4, तो 6 कम 6, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 चौको 24। तो ये इस तरह से हम लोग इस आंकड़े को बताते। आया समझ में, जो कि बहुत ही इजी है। आगे आते हैं, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए अगर एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो उसमें जो पॉसिबिलिटी होगी वो कितनी होगी। सबसे पहले तो मुझे यह पता होना चाहिए कि अगर एक सिक्के को एक बार उछालता हूं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 2, है ना। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, या हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल कितना हो गया 2। लेकिन मुझे क्या पूछा है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आना, तो चित्त तो एक ही बार आएगा ना, है ना, तो वो क्या हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2। आया समझ में। मतलब एक सिक्के को जब मैं उछालूंगा तो टोटल आउटकम्स आने की कितना होगा 2 होगा। अब या हेड आया टेल आए वो तो एक ही होगा ना, तो यहां क्या हो जाएगा 1/2। वैसे ही एक सिक्के को एक बार उछालने पे पट आने की प्रायिकता ये भी 1/2 ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि या हेड आए या टेल आए, टोटल नंबर तो 2 हैं, बट उसमें से केवल हेड की बात कर रहे हैं या टेल की बात कर रहे हैं, तो दोनों आएगा तो एक ही ना, तो इसलिए वो 1/2 हो जाएगा। आगे आते हैं, एक पासे को उछालने पर उसमें सम अंक आने की प्रायिकता। अब देखिए सबसे पहले मैं पासा जानते हो ना क्या होता है, पासा मतलब हम कहते हैं डाइस, तो उसमें नंबर कहां तक होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब कह रहे हैं टोटल नंबर कितने हैं 6। अब उसमें से सम नंबर क्या होते हैं, सम नंबर वो होते हैं जिनको हम कहते हैं इवन नंबर, जो 2 से बहुत आसानी से विभाजित हो जाते हैं। तो कितने हो जाएंगे 1 2 और 3, कितने नंबर हो जाएंगे 3, तो यहां पर हम लिख लेंगे 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर कितना आ जाएगा 1/2, है ना। क्या है इवन नंबर आना, इवन मतलब सम का मतलब जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, तो 2 4 और 6, तो 3/2, टोटल नंबर हो गए 3, तो 3/6, तो 1/2 आ गया। ये बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, एक पासे को उछालने पर उसमें विषम नंबर आने की प्रायिकता। तो विषम नंबर के लिए भी क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो विषम नंबर, टोटल नंबर कितने 6, तो विषम कितने हो जाएंगे 1 2 और 3, ये भी पूरे नंबर कितने हो जाएंगे 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2, ये आ गया 1/2, जो कि बहुत ही आसान है ना। विषम नंबर आए सम नंबर आए तो 3 और 3 मिला के 6, 3 सम नंबर होते हैं और 3 विषम नंबर होते हैं, तब जाके टोटल कितने हो जाएंगे 6, है ना। आगे आते हैं, एक थैले में 4 लाल गेंद, 3 हरी गेंद और 2 पीली गेंद है, उसमें से लाल रंग की गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले लाल प्लस हरी प्लस पीली, लाल हरी और पीली, टोटल गेंद कितनी होगी 4 और 3 7, 7 और 2 9, है ना। अब उसमें क्या बोला है, कौन सी लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो लाल कितनी थी 4, तो 4/9,
जो इसकी प्रायिकता होगी, बहुत इजी है प्रायिकता, इसलिए क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी और बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। देखो फिर से समझो, क्या था, एक ठेले में 4 लाल गेंद, 3 हरी गेंद और 2 पीली गेंद थी, तो 4 और 3 7 और 2 9, टोटल गेंद कितनी हो गई 9। अब उसमें से लाल गेंद आने की प्रायिकता तो कितनी थी, 4 लाल गेंद थी तो 4/9, तो हमने 4/9 पे आंसर लगा दिया, ठीक है, टिक लगा दिया। आगे आ जाते हैं, 2 सिक्के को यदि उछाला जाता है तब उसमें टेल टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो अगर 2 सिक्के को अगर एक साथ उछालेंगे, है ना, अगर 2 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो उनमें टेल टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, टेल टेल। तो देखो सबसे पहले देखो कि अगर 2 सिक्के को उछालेंगे तो उसमें टोटल आउटकम कितने बनेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं, हेड हेड बनेगा, आउटकम क्या रहेंगे, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड या हेड टेल, है ना। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4, बट उसने क्या पूछा है, टेल टेल आने की पॉसिबिलिटी, तो टेल टेल आने की पॉसिबिलिटी तो एक ही रहेगी ना, तो 1/4 आया समझ में। अगर किसी सिक्के को मैं उछालूंगा, 2 सिक्के को उछालूंगा, तो क्या आने की संभावना क्या क्या रहेंगी, इतनी संभावना बनेगी, हेड हेड बनेगी, टेल टेल बनेगी, टेल हेड बनेगी या हेड टेल बनेगी, बट उसमें से जब टेल टेल आएगा वो तो एक ही रहेगी ना, तो ये 1/4 आया समझ में। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं जिसमें से 20 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं, तब लड़के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, 35 विद्यार्थी, और लड़के कितने हैं, बॉयज 20, ठीक है। तो लड़के होने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखो एक कक्षा में 35 बॉय हैं तो 35 विद्यार्थी हैं, कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं पूरे, वो देख लो पहले, कक्षा में विद्यार्थी पूरे कितने हैं 35, अब बॉयज कितने हैं उसमें 20, तो चलिए 4 पंजे 20, वो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, आराम से कट गया, तो 4/7। बहुत इजी सी क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आते कि लड़कियां होने की प्रायिकता क्या होती, तो 15/35, तो कैसे हो जाता, 5 या 15, 5 सत्ते 35, तो 3/7 आ जाता, तो हमारा आंसर 3/7 होता। लेकिन हमसे क्या पूछा है, लड़के आने की, लड़के कितने 20/35, तो 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, इजिली हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, उसमें 20 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं, तब लड़कियां होने की प्रायिकता। देखो इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें लड़के होने की प्रायिकता है, लेकिन अब इसमें लड़की होने की प्रायिकता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर टोटल पॉसिबिलिटी कितनी, मतलब टोटल कितनी लड़कियां हैं यहां पर, टोटल लड़की, तो मतलब टोटल बच्चे कितने हैं 35, ठीक है, 35 बच्चे हैं। अब उसमें से लड़कियां, लड़के जो है 20 है, तो लड़कियां कितनी है 15, तो आप उसको कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 या 15, 5 सत्ते 35, आंसर कितना आया 3/7, है ना। मतलब अब इस तरह से आपसे जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पूछने का जो तरीका है वो कैसे हो सकता है। अब इसमें भी कुछ अलग तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। अब ये तो लड़का लड़कियों की क्वेश्चन है, और इसके अलावा भी इसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग ज्यादातर तो कर चुके हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग इस जो वीडियो है हमारा, जो हम लोग एमसीक्यूज वाला जो पार्ट कर रहे हैं, तो उस एमसीक्यूज वाले पार्ट में हम लोग जो प्रायिकता कर रहे हैं, तो प्रायिकता में हम लोगों ने वो सारे क्वेश्चन यहां पे कवर किए हैं जो हमारे क्वेश्चन प्रायिकता में पूछे जाते हैं। वो सभी क्वेश्चन यहां पे कवर करेंगे, चाहे वो 9th में हो, चाहे वो 8th में हो। हम आप कोई भी प्रायिकता करोगे तो आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर लिए हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं हम। आगे एक और क्वेश्चन है हमारा, ताश के 52 पत्तों में एक पत्ता निकालने की प्रायिकता होगी जब ईंट होने की, मतलब ईंट का पत्ता होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ताश के पत्ते, ताश के जो पत्ते होते हैं उसमें टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, कितने होते हैं 52। अब देखिए यहां पर 52 में क्या क्या होता है, ईंट होती है, ठीक है, और क्या होता है, लाल पान होता है, ठीक है, काला पान होता है, और चिड़ी होती है।
ठीक है, ये होता है। अब उसके बाद यहां पर जो पत्ते होते हैं, मतलब अगर ईंट की बात करूं तो ईंट के पत्ता चालू होता है 2 से लेकर 10 तक, और एक गुलाम, एक बेगम और एक बादशाह, तो टोटल कितने, और एक इक्का, ठीक है। 2 से लेकर 10 तक तो हो गए 9, 9 10 11 12 13, तो टोटल पत्ते कितने हो गए, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, और ये भी 13 होते हैं, तो 1 2 3 4 13 चौको 52, है ना। अब यहां पर अगर हमसे पूछा जाए, है ना, मैंने इसलिए ये चीज आपको समझा दी क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ताश के फेंटी गई 52 ताश की पत्तों में टोटल लाल पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम 13 और 13 26, तो क्योंकि ये भी लाल होता है, ये भी लाल होता है, और ये और काला, ये भी काला होता है, तो अब हमसे इसी के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। अब आपके सामने क्वेश्चन ये भी आएगा आगे, खैर मैंने इसके अंदर डाला भी है, खैर उसमें मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी जितना काम है, अभी हमसे कितना पूछा है, ईंट होने की, तो ईंट ये होता है, तो ईंट होने की प्रायिकता, तो देखो यहां पर ताश के जो 52 पत्ते हैं उसमें ईंट होने की प्रायिकता, तो टोटल पत्ते कितने 52, और ईंट कितनी होती है 13, तो 13 कम 13, 13 चौको 52, आंसर कितना आया 1/4, तो ये 1/4 हमारा आंसर आ गया। अगर इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इनमें से पूछा जाए तो आप लोग उनका आंसर बहुत आराम से दे सकते हो। ध्यान रखना ये सब 13-13 होते हैं पूरे पत्ते, है ना। अगर आपसे केवल गुलाम बेगम बादशाह, उसको कहते हैं चेहरे वाले कार्ड, अगर आपसे इक्का पूछा जाए तो इक्के कितने होते हैं, तो यहां सब हमको आपको बताएंगे, कंडीशन के हिसाब से मैं आपको यहां पर समझाता जाऊंगा, तो आपको वो चीज भी यहां पर क्या होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ, हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है ताश के 52 पत्तों में क्या चिड़ी होने की प्रायिकता। अब देखिए चिड़ी होने की प्रायिकता क्या होगी, चिड़ी भी कितनी होती है ना, हमें क्या निकालना है, चिड़ी होने की प्रायिकता, तो चिड़ी कितनी होती है, वही 13, कितनी होती है 13 होती है ना, क्योंकि 2 से लेकर 10 तक तो क्या होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक तो पत्ते होते हैं, उसके बाद होती है गुलाम, एक होती है बेगम, और एक होता है बादशाह, और एक होता है इक्का, तो ये हो गए 9 10 11 12 13, तो कितना हो जाएगा वही कितना 13/52। अब देखिए यहां पर क्या कर दिया मैंने, यहां पर इसको कैंसिल नहीं किया, यहां पर मैंने इसको कैंसिल नहीं किया, यहां पर डायरेक्ट आंसर 13/52 मैंने लिख दिया, मतलब एक तरह से थोड़ा सा घुमाने के लिए हमने बोल सकते हैं कि ये वाला मैंने क्वेश्चन दिया है, मतलब बहुत से 1/4 भी हो सकता था, बट यहां पर मैंने 13/52 ही आपको दिया है आंसर, तो ये आंसर भी हमारा ठीक हो सकता है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। देखते ताश के पत्ते मैंने कितने कवर कर सकता हूं, मैंने उतने क्वेश्चन यहां पे कवर किए हैं ताश के। अगला है ताश के लाल रंग के पत्ते होने की प्रायिकता। देखिए जैसा मैंने बताया था कि जो हमारा लाल रंग के पत्ते की प्रायिकता है, तो आप लोग एक चीज बिल्कुल ध्यान रख लो कि यहां पर जो टोटल पत्ते होते हैं वो तो होते हैं 52। अब देखिए लाल पान भी लाल होता है, और उसके बाद जो ईंट होती है वो भी 13 होती है, तो ये 13 और ये 13 टोटल कितने हो गए 26 पत्ते। हम केवल लाल की बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया 26, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 चौको 52, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर कितना आ गया 1/2। तो देखा किस तरह से हमने सॉल्व किया। बस आपको क्या करना है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है ताश के पत्ते अपने हाथ में रखो और सारे पत्तों को देख लो, आपको जो मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आएंगी, क्योंकि प्रायिकता का मतलब होता है एक तरह से प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर गणित करना। ठीक है, प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर गणित करना, तो हमारी जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं उन पे क्या क्या गणित हो सकता है। जैसे हम जब लूडो खेलते हैं तो लूडो के अंदर क्या होता है, जो पासा होता है तो हम उसको जो फेंकते हैं तो उसके अंदर 1 से लेके 6 क्या होते हैं परिणाम, बीच में से कुछ भी आ सकते हैं 1 से लेके 6 के बीच में। अब 1 से लेके 6 के बीच में जो परिणाम आते हैं उसको हम लोग किस तरह से गणित में ला सकते हैं, जैसे उसके अंदर
सम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 से बड़े कितने नंबर होंगे, 5 से बड़े कितने नंबर होंगे, है ना। और उसके बाद यहां पर एक चीज और पूछा जा सकता है, अभाज्य संख्या उसमें से कितनी है, जैसा कि हम लोग पहले वाले प्रश्न में से कर चुके हैं। वैसे ही हम लोग अपने गेम में से एक गेम और निकाल के लाए हैं, जैसे ताश। तो ताश के पत्ते जो होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं। अब उनमें हम लोग गणित कैसे लगा सकते हैं, तो वही मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। इसके अलग अलग क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाता भी जा रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है चेहरे वाले पत्ते होने की प्रायिकता। अब देखिए चेहरे वाले पत्ते मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये है लाल पान, ये है ईंट, ये है चिड़ी, और ये है आपका क्या, हुक्म, है ना। अब देखिए लाल पान के अंदर भी होता है बेगम, बादशाह और गुलाम, ईंट में भी होता है बेगम, बादशाह और गुलाम, इसमें भी बेगम, बादशाह और गुलाम, ठीक है। मतलब बेगम, बादशाह और गुलाम, और यहां पर भी बेगम, बादशाह, गुलाम, और इसमें भी होता है बेगम, बादशाह और गुलाम। ये चारों पत्तों के बेगम, बादशाह, गुलाम होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 3 और 1 2 3 4 12, टोटल 12 हो गए। तो वही चीज क्या लगाएंगे, फेस वाले कार्ड, कितने हो गए 12, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 52, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 बटा 52। अब आपको इसमें से कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करेंगे, कैंसिल करिए, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, और 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बटा 13। तो देखिए 3 बटा 13 ये हमारा आंसर आ गया। तो किस तरह से हम लोगों को क्या करा, ये हम केवल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें इन सब चीजों के बारे में प्रैक्टिकल पता है, इसलिए हम इस चीजों को कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग खेलते हैं पर खेल में हम उन चीजों को ध्यान नहीं देते कि वो चीजें क्या हो सकती हैं। तो यहां पर हमने क्या करा, हमने सबसे पहले यहां पर जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी पहले हमने वो पूरी बनाई, बनाने के बाद हमने फिर उसको गणित में लेकर आए, और उसके बाद हमने क्या करा, इसको सॉल्व किया, और जो बहुत ही आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ताश के 52 पत्तों में अब इक्का होने की प्रायिकता। देखिए ये जो चारों होते हैं, चिड़ी क्या होता है, लाल पान, काला पान, चिड़ी और ईंट, ये जो चारों जो चीजें होती हैं इसके अंदर जो इक्के होते हैं वो एक एक होते हैं। मतलब एक लाल पान का, एक काले पान का, एक ईंट का और एक चिड़ी का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर 52 बटा 4, ठीक है, क्योंकि 4 इक्के होते हैं। अब आप इसको कैंसिल कर दो 4 के पाड़े से, क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 बटा 13, ये निकल गया इसका आंसर। तो ताश के पत्तों के अंदर जो जो चीजें पॉसिबल हो सकती थी वो मैं सारी इसके अंदर लेकर आया हूं, और प्रायिकता इसी के अंदर पूछी जा सकती है। और जो जो चीजें होती है उन्हीं के अंदर, मतलब जो जो चीजें पूछी जा सकती हैं उन्हीं के अंदर हम लोग यहां पे प्रायिकता मैंने पूरी तरह से आपको यहां पर समझाई है ताश के पत्तों को लेकर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहां पर अगला क्वेश्चन है हमारा, अब यहां पर क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। अब इसी क्वेश्चन पे हमारे 2-3 क्वेश्चन बने हुए हैं। जैसे 1 से लेकर कितने 20 तक अंक हैं। अब 1 से लेकर 20 तक अंक में विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। भाई विषम अंक क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। विषम का मतलब होता है ऑड। ऑड का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। ऐसे नंबर जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, विषम नंबर कहलाते हैं। तो कौन कौन से नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने नंबर है टोटल 10। तो ये हो जाएगी घटना, टोटल नंबर है ना 20, और यहां कितनी हो जाएगी पॉसिबिलिटीज 10। तो 1/2, ये हमारा आंसर आ गया 1/2। अब इसके अंदर अब आपको ये जो नंबर है इसमें से क्वेश्चन ऐसे कैसे आ सकते हैं, भाई 15 से लेकर 100 के बीच में कितने नंबर होते हैं जो ऑड होते हैं, या 15 से लेकर 20 के बीच में कितने नंबर होते हैं जो इवन होते हैं। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आगे है अब सम संख्या। सम कितने हो सकते हैं, सम का मतलब होता है इवन। इवन का मतलब होता है ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह से विभाजित
हो जाते हैं। तो कितने नंबर होंगे? वो 10 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए यहां पर P बराबर हो जाएगा आपका, टोटल कितने हैं 20 और नंबर है 10, 1/2। ये 1/2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बस हमें चीजें पता है, हम लोगों को कैसे करना है ये हमने पूरी तरह से सॉल्व किया और हम लोगों ने आंसर लाए। बस कुछ नहीं करना है, जो दिया है देख के हमको राइट आंसर टिक करना है और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या में बता भी चुका हूं और एक बार फिर बता रहा हूं। अभाज्य संख्या का मतलब यह होता है कि ऐसी संख्या जिसके ज्यादा से ज्यादा 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड मतलब ऐसी संख्या जो एक के पहाड़े में आती है और दूसरा जो केवल अपने ही पहाड़े में आती है। ठीक है, याद रखना कि यहां पर एक जो है ना वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक जो होता है वो केवल अपने टेबल में आता है, उसके अलावा किसी में भी नहीं आता है। बट अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक के अलावा, जिसके हम कह सकते हैं 2 से ज्यादा गुणनखंड ना हो, है ना। जैसे मान के चलिए 2 है तो 2 एक के पहाड़े में भी आता है और एक खुद के पहाड़े में भी आता है। आया बात समझ में? 2 जो है वो 2 के पहाड़े में भी आएगा और 1 के पहाड़े में भी आएगा। ऐसे ही जो 3 है तो 3 जो है वो 1 के पहाड़े में भी आता है और खुद के पहाड़े में भी आता है। तो ऐसे ही अभाज्य नंबर कितने हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कि P बराबर टोटल नंबर कितने हैं 20। अब देखिए इसमें कितने नंबर है जो अभाज्य हैं, 2 3 5 7 है ना, 11 13 17 19। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/20। ठीक है, 8/20। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/5 ये आ गए। मतलब ऐसा नंबर जो केवल अपने ही टेबल में आता है या एक के पहाड़े में आता है वो अभाज्य संख्या कहलाती है, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड ना हो। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किया। और भी बहुत तरह के क्वेश्चन हैं जो इस पे पूछे जा सकते हैं। अभी बहुत सारी संख्याएं जो रह गई हैं तो हम बहुत सारी संख्या के ऊपर भी ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किन 2 प्रकार के कार्यक्रमों को देखने वालों की कुल संख्या खेलने के कार्यक्रमों को देखने वालों की संख्या के बराबर है? सबसे पहले तो आप लोग ये देखो, यहां पर आपको एक पाई चार्ट दिख रहा है। तो पाई चार्ट में हमसे इसको देखकर कुछ देखने को बोला है। क्या बोला है? किन 2 प्रकार के कार्यक्रमों को देखने वाली कुल संख्या। कोई 2 कार्यक्रम ऐसे हैं, अगर मैं उनको मिला दूं तो देखने वालों की कुल संख्या खेलने के कार्यक्रमों की संख्या के बराबर है। तो देखो अगर मैं खेलने का कार्यक्रम कितना है 25%, और अगर मैं समाचार और ज्ञानप्रद को मिला दूं, मतलब 15 + 10 को मिला दूं, तो कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा? खेलने के संख्या के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको मनोरंजन और अगर इसको ज्ञानप्रद को जोड़ता हूं तो 50 और 10 60 हो जाएगा। लेकिन मेरे को बोलना क्या है? खेलने के कार्यक्रमों को देखने वालों की संख्या के बराबर हो। तो क्या कौन सी संख्या, कौन से ऐसे 2 पार्ट है इसमें कि जिनको मैं प्लस कर दूं तो वो खेलने की संख्या के बराबर हो जाए, मतलब खेलने के पार्ट के बराबर हो जाए। तो क्या? समाचार और ज्ञानप्रद। तो ये समाचार और ज्ञानप्रद इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में? तो इस तरह के और भी जो क्वेश्चन है वो इसमें से देख के पूछे जा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें से निकाल के हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और आपको अगर प्रैक्टिस करना हो तो इसके और भी क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बस हमें इनमें से क्या निकल सकता है वो यहां पर देखना है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज वाले पार्ट का। लिखा है कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर से अधिक है। तो सबसे पहले देखो यहां पर 145 क्या है, यहां है। अब 145 से आगे कितनी लड़कियां हैं? देखो 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, 145 जो लड़की 145 है, उनकी जो हाइट
145 से क्या है, अधिक है। तो यहां पर 145 से अधिक वाली हाइट है 150, 155 और 160। तो 150 वाली 4 है, 155 वाली 2 है और 160 वाली 1 है। तो 4 और 2 और 1 7, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो यहां पर आ जाएगा 7। यहां पे हम क्वेश्चन और भी पूछ सकते थे कि 145 से कम हाइट वाली कितनी है। तो यहां पर हम लोग 3 और 2 5 और 1 6 लड़कियां जो हैं वो ये हो जाएंगी इससे कम। तो हम लोग इसको प्लस कर लेंगे और प्लस करने के बाद अपना आंसर निकाल लेंगे। तो यहां पर हमारा जो एमसीक्यूज पार्ट है वो कंप्लीट होता है। और कंप्लीट होने के बाद एक यहां पर हमें विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि इस एमसीक्यूज पार्ट के अंदर, मतलब इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर हमने वो सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है जो हमारे चैप्टर को बहुत मजबूत बनाते हैं और हमारे चैप्टर को बहुत ज्यादा इजी भी बनाते हैं। क्यों इजी बनाते हैं? क्योंकि जब हमें ये करना आ जाएंगे तो हम लोगों को एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे से सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो हमने इसका एक पूरा कंप्लीट चैप्टर भी कर चुके हैं, हम इसका एक कंप्लीट शॉर्ट रिवीजन भी कर चुके हैं और हम इसका एक एमसीक्यूज भी हम खत्म कर चुके हैं। बट आपको हमारे साथ बने रहने के लिए कैसे करना है, किस चीज को फॉलो करना है, ये पूरा प्रोसीजर आपको मैं बताऊंगा। क्या करेंगे? सबसे पहले अपने गूगल पे हम लोग मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करेंगे। जब हम मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का एक विंडो ओपन होगा जहां पर 8th क्लास के अंदर ये सारे टीचर्स आपको अब उनके वीडियो के साथ आपको देखने को मिलेंगे। करना क्या है आपको, जैसे मैथ्स से जब आप मैथ्स पे क्लिक करेंगे तो मैथ्स पे क्लिक करने के बाद आप एक इस पेज पे पहुंच जाएंगे, एक पर्टिकुलर मैथ्स के पेज पे पहुंच जाएंगे और मैथ्स में पढ़ाने वाले जितने भी पाठ्यक्रम है वो सब आपको यहां पे लाइन से दिखेंगे। आपको जो भी चैप्टर देखना है आप उस चैप्टर पे क्लिक करिए, वो सारे वीडियोस आपको एक बहुत मातृभाषा में देखने को और एक बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेंगे। बट आपको बने कहां रहना है? आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।